हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट 35 ईयर्स क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 41, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली एंड अ नैरो स्लिट। नैरो स्लिट का मतलब यहाँ पर सिंगल स्लिट की बात कर रहा है, डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। अ डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फॉर्म ऑन ए स्क्रीन placed perpendicular to the direction of the incident beam। स्क्रीन जो होता है वो स्लिट के जस्ट सामने होता है, मतलब कि इंसिडेंट लाइन का परपेंडिकुलर होता है। एट द सेकेंड, यहाँ पर बोला है बच्चों कि एट द सेकेंड मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स द फेज डिफरेंस बिटवीन रे कमिंग आउट फ्रॉम द टू एजेज। काफ़ी सिंपल सवाल है, कह रहा है कि सेकेंड मिनिमा की बात किया इसने जो बात किया बच्चों वो सेकेंड मिनिमा की होगी ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाँ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में सेकेंड मिनिमा, मिनिमा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इस पर क्या लिखते हैं हम लोग पता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस, मतलब कि डेल्टा एक्स सेकेंड है तो एन बराबर क्या लिख देंगे 2 इंटू लेमडा। ये सवाल था। ओके, तो आपको एक रिलेशन बिटवीन आप डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में आप एक रिलेशन जानते हैं, इस तरह से है। तो हमको निकालना है डेल्टा फाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लेमडा, यहाँ पर लिखेंगे लेमडा, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डेल्टा फाई, फिर लिखेंगे क्या 2 पाई। तो ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो गया 4 पाई। यही आंसर हो गया, फेज डिफरेंस हो गया 4 पाई आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पहले देखिए तो, द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट वेवलेंथ इज 5000 इफ द ऑर्डर ऑफ। तो रिजोल्यूशन जो होता है, एंगुलर रिजोल्यूशन जो आता था डायमीटर टेलीस्कोप का, ये सिलेबस से हट गया है, मतलब कि ये सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर आता है क्या, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच इज रिजॉल्व बाय द टेलीस्कोप। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हटा दिया है, मीन वेवलेंथ इतना दिया हुआ है ना, तो ये भी सिलेबस से क्या कर गया है, हट गया है। याद रखेंगे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो वही हम पढ़ें जो हमारा सिलेबस है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आता है, सिलेबस से बाहर आता नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किताब, जैसे मार्केट में बहुत सारी किताब आई है, उसको पढ़ते हैं, तो उनको काफ़ी समस्याएं होती है। उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है और वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है, आपके पास इतना समय एक्स्ट्रा नहीं है जिससे हम मैंने एक्स्ट्रा आप पढ़ें। एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब वो सिलेबस में नहीं है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर करे कि अ डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, आपको पता है आई से रिलेटेड जो मायोपिया था, हाइपर मायोपिया था, ये सारे सिलेबस से बाहर हो गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हो कि डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई लेंस इज 2 mm। ओके, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द रिजॉल्व। जहाँ भी रिजॉल्विंग पावर आए, रिजॉल्व की बात आए, तो वो सिलेबस से आपको बाहर है। ये भी सिलेबस, ये लगातार जो क्वेश्चन है 42, 43, 44 और 45, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 आपका सिलेबस में है। क्या है क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम। तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट्स।
स्लिट्स मतलब स्मॉल ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर। द लाइट इज फोकस्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड फोकल प्लेन। फर्स्ट मिनिमा क्या निकालना है बाबू? फर्स्ट मिनिमम विल बी फॉर्म एट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इक्वल्स, मतलब आपको निकालना है साइन थीटा, मतलब कि थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मिनिमा जो होता था डिफ्रैक्शन में मिनिमा, तो आप ये पढ़ भी किए हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 45 सीधे हम 41 से 41 से कहाँ आ गए? 46 आ गए। तो आपको पता है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ पर ए बराबर आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा डिवाइड बाई क्या ए। तो यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट मिनिमा, आप देख रहे हैं क्या बोला है यहाँ पर, देख रहे हैं फर्स्ट मिनिमा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1। ये किसका लिखा हूँ? मिनिमा का इक्वेशन लिखा हूँ, ये लिखे हैं इक्वेशन वो मिनिमा वाला है। तो फर्स्ट मिनिमा चाहिए आपको, तो एन बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.001 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा 1 × 1 2 3, तो ये हो गया 10⁻⁻6 मीटर। लेमडा इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर क्या होगा लेमडा इज इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो लेमडा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ऐसे हो गया। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिखे थे? हम लिखे हैं एन लेमडा। तो एन लेमडा लिखे बाबू, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो गया, एन बराबर 1 हो गया। लेमडा का वैल्यूज कितना हो गया 5 × 10⁻⁻7 हो गया। और नीचे में कितना वैल्यूज हो गया 1 × 10⁻⁻6 हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5 और फिर 0.1 बचेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, इसको लिखेंगे क्या 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब कि एंगल जो हुआ बच्चों वो हो गया 30 डिग्री। तो यही आंसर होगा 30 डिग्री। समझ में आया सवाल? ओके, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, अब जो क्वेश्चन आ गया वो है आपको, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन है द ब्रूस्टर्स एंगल आई बी फॉर द इंटरफेस शुड बी। कह रहा है कि जो ब्रूस्टर्स एंगल आई बी है उसका क्या रेंज होगा। सबसे पहली बात ये है कि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू हम लोग लिखते हैं, है ना, tan थीटा बराबर म्यू लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा, tan पोलराइजिंग एंगल और यहाँ पर म्यू लिखते हैं ऐसे। तो सवाल ये है पहली बात कि म्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा। म्यू का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। कभी भी आप म्यू का वैल्यू लेस देन 0 नहीं देखे होंगे। नहीं समझे बात को? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं? म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1। एयर के लिए होता है, आपको मालूम है, एयर लिखते हैं या वैक्यूम भी आप लिखते हैं, चलता है इसमें। लाइट केस में एयर और वैक्यूम का मतलब लगभग हम लोग सेम समझ के चलते हैं। ओके, तो बच्चों जो म्यू मिनिमम का वैल्यू हो गया वो 1 हो गया, क्योंकि 1 से छोटा होता ही नहीं। तो म्यू मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा? म्यू जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा इनफाइनाइट होगा, जहाँ से बिल्कुल लाइट जहाँ से बिल्कुल ही लाइट पास नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, तो इनफाइनाइट हो गया। तो अब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अब tan थीटा मतलब कि म्यू, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो म्यू का रेंज है, म्यू का रेंज वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने इसके बराबर भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब कि इन्फिनिटी से छोटा और उसके बराबर भी हो सकता है। ओके, और ग्रेटर देन 1
या उसके बराबर हो सकता है। बराबर होगा तो वैक्यूम, और लेस देन इक्वल टू होगा तो कहने का मतलब कि ऐसा एक मीडियम है जिसे बिल्कुल ही रे पास नहीं करेगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथ का हेल्प लेते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू, बच्चों टेन थीटा बराबर म्यू, तो बच्चों पुट करो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू म्यू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। अब इसको बच्चों आप सोल्व करोगे, ध्यान दो इसको, तो ये मैथमेटिक्स है। थीटा ऐसे लिख सकते हो, टेन इनवर्स 1, थोड़ा सा लेंदी हो गया, थीटा ऐसे लिखेंगे टेन इनवर्स 1, ऐसे मैथ है ये, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब सवाल ये है कि कब होता है भाई, देखो थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर, दिस इज द रेंज ऑफ, दिस इज द रेंज ऑफ एंगल, दिस इज द रेंज ऑफ एंगल। तो यही होगा आंसर, समझ में आया बच्चों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, इसीलिए आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, क्योंकि सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। ऐसा आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल सकता है। तो ये हो गया थीटा हो गया 45 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये 47 का आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 48। तो है तो लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब अगर 48 की बात करें तो क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, मतलब कि एयर से किसी अनपोलराइज लाइट को आप इंसिडेंट कर रहे हैं, ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू at a particular angle of incidence I, it found that the reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for this situation? पहली बात कि ये एक थ्योरी है, ये जो कंप्लीट जो लिखा लैंग्वेज ये क्या है, थ्योरी है। आपने आप पढ़ते थे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो ये जो है ना पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन है, क्योंकि लाइट जो है एक मीडियम से आ रही है और वो दूसरे मीडियम में ट्रैवलिंग कर रही है। ओके, तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट वो पोलराइज होती है। ओके, और खास बात यह है कि वो परपेंडिकुलर होती है, किस पर, रिफ्रैक्टेड लाइट पर। यही थ्योरी था आपको। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल। कभी भी पैरेलल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, आप पढ़े होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर की हम बात करते थे। यहाँ पर है कि रिफ्लेक्टिव लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट्स। हाँ बिल्कुल यही सही है, बी एफ का आंसर करेक्ट है। हम लोग इस तरह की बातें करते थे वहाँ पे, हम लोग ऐसे 47 हो गया, 48 में हम लोग ऐसे हैं कि एक मीडियम को हम लोग इंटरफेस बांट दिए इस तरह से। ओके, ऐसे बांट दिए इंटरफेस बांट दिए। तो ये हो गया, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ से एक रे को ऐसे इंसिडेंट करते हैं ऐसे, तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। और ख़ास बात ये है कि ये जो इधर आई है ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये हो गया आपको 90 डिग्री। तो ये जो है ये पार्सली होती है, ये अनपोलराइज्ड इसको हम लाइट बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, और इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ये होता है कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो होती है वो 90 डिग्री होती है, दिस इज द 90 डिग्री। ओके, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है पोलराइज्ड लाइट, वही कह रहा है ये, मतलब कि बी इसका आंसर होगा, जस्ट थ्योरी है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्विस्ट है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2, मतलब कि दो पोलरॉइड्स है। पोलरॉइड्स का मतलब जो लाइट को पोलराइज करता है वो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स है, सिंपल,
जो लाइट को पोलराइज्ड करता है। तो करें कि टू पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान एक दूसरे पर वो परपेंडिकुलर है। ओके, फुल स्टॉप। अनपोलराइज्ड लाइट I नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, मतलब कि एक अनपोलराइज्ड लाइट I नॉट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है, किस पे इंसिडेंट कर रहा है? P1 पे। सही है बच्चे, P1 पे इंसिडेंट कर रहा है अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, फुल स्टॉप। अ थर्ड पोलरॉइड्स P3, याद रखिए, इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2, मतलब कि एक थर्ड जो है पोलरॉइड को रख दिया इन बिटवीन, किसमें? P1 और P2 में रख दिया, सच दैट इट इज एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, मतलब उसका जो एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री विथ द P1 से 45 डिग्री बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो P3 से भी, P2 से भी कितना बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा। द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द P2 इज, ठीक है, तो P2 के द्वारा जो फाइनल निकल रहा है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि इस तरह से एक पोलरॉइड रखा हुआ है ऐसे। ओके, इस तरह से लाइटें जा रही हैं और यहाँ पर एक रखा हुआ है P3 रखा हुआ है सेम, इसका एक्सिस मिला दिया यहाँ पर, ये हो गया P2 और ये हो गया क्या? P3। अब इस तरह से रे आ रही है तो ये खुद को क्या है, एक तीसरा यहाँ पर रखा हुआ है जो बिल्कुल इस तरह से 45 डिग्री से टर्न लिया है, ऐसे 45 डिग्री टर्न लिया है। तो इधर से अगर आप देखेंगे इधर से तो 45 डिग्री है इसके रेस्पेक्ट में, ये हो गया, सॉरी ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में भी आप देखिएगा तो इधर से भी कितना लिया है? 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि इधर जो आप रे भेज रहे हैं वो कौन है? I नॉट है। ओके, जो फर्स्ट में आप भेज रहे हैं वो क्या है? I नॉट है, और I नॉट है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जब ये पास करेगा खुद अनपोलराइज्ड लाइट है मैक्सिमम, ठीक है, तो फिर ये पास करेगा तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि थ्रू P1, थ्रू जो P1 से पास करेगा, P1 से, तो इसका नाम हो गया I1 और यहाँ पर लिखेंगे क्या? I नॉट और cos स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब कि I नॉट इंटू 1 बटे कितना? 2, तो I1 इज इक्वल टू हो गया I नॉट डिवाइडेड बटे 2। अब फर्दर ये पास किससे कर रहा है? P3 से पास कर रहा है, तो नाउ पासिंग थ्रू P3 से पास करेगा। ओके, तो जब ये P3 से पास करेगा तो लिखेंगे I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो I2 इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बटे 2 और कॉस स्क्वायर 45, I2 इज इक्वल टू I नॉट इंटू बाई 2 फिर 1/2, तो I2 इज इक्वल टू हो गया I नॉट डिवाइडेड बटे क्या हो गया? 4, I नॉट बटे हो गया 4, I2 बराबर क्या हो गया? I नॉट बटे 4। अगेन when final मैंने अगेन P2 एंड P3, तो जो थीटा होगा वो 90 माइनस 45 होगा, मतलब कि 45 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो फाइनली जो पोलराइज्ड एंगल भागेगी वो कितना से भागेगी? 45 डिग्री से, यानी P3 इज इक्वल टू I2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिल गया आपको I2 का मतलब होगा I नॉट डिवाइडेड बटे 4 कॉस स्क्वायर 45, तो ये हो गया I3 इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बटे 4 इंटू 1/2, तो फाइनली जो I3 से पास करेगा वो हो गया I नॉट डिवाइडेड बटे 8। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स, मतलब कि साउंड एंड लाइट वेव्स के कॉमन कौन नहीं है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव। पहली बात कि साउंड और लाइट में इंटरफेरेंस होता है, साउंड और लाइट में डिफ्रैक्शन भी होता है, कोहेरेंस भी होता है, पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन लाइट में होता है, ओके, और साउंड में नहीं होता है पोलराइजेशन। तो ऑप्शन कौन है? 50 का डी, 50 का डी ऑप्शन है, ओके। तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स को फिनिश किए हैं। याद रखेंगे कि आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक को डिलीट कर दिया है, ओके। तो डिलीट करने की वजह से हम लोग उस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। 50 का डी है, जो पोलराइजेशन जो होता है ना, वो कॉमन नहीं होता है लाइट वेव और साउंड वेव में। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।